कहानी शुरू होती है साल 1962 में फ्रांस से। उस वक्त देश आर्थिक मंदी के द्वार से गुजर रहा था। लोग परेशान थे, हर तरफ बेचैनी का माहौल था। इसी बीच फ्रांस के प्रेसिडेंट चार्ल्स डी गॉल ने अल्जीरिया नाम के देश को आजाद करने का फैसला कर लिया था। उन्होंने अल्जीरिया को आजाद करा दिया, जिससे उनके अपने ही देश के काफी सारे लोग उनसे नाराज हो गए। लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा पैरामिलिट्री ट्रूप्स के जवानों को आया। उनका कहना था कि जब अल्जीरिया के साथ जंग हुई थी तब उनके कई सारे साथी और दोस्त मारे गए थे। उनकी कुर्बानी के बाद आज प्रेसिडेंट ने उसी देश को बिना कुछ सोचे आजाद कर दिया। ये उनके लिए बहुत बड़ा धोखा था। इसलिए पैरामिलिट्री ट्रूप के कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और मिलकर OAS नाम की एक संस्था बना लेते हैं। इनका एक ही मकसद था, प्रेसिडेंट को मारना और फ्रांस पर कब्जा करके खुद शासन करना। इसी बीच हमें जीन मैरी नाम का एक आदमी दिखता है। वो इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा गुस्से में था। वो अपने साथियों के साथ मिलकर प्रेसिडेंट को मारने की प्लानिंग करने लगा। वो रोज प्रेसिडेंट के घर पर नजर रखता, उनकी दिनचर्या नोट करता, ये देखता कि वो कब घर से निकलते हैं। फिर एक दिन वो मौका आ ही गया। 22 अगस्त 1962 का दिन था। प्रेसिडेंट चार्ल्स डी गॉल अपने काफिले के साथ विलाकुब्ले एयरपोर्ट जा रहे थे। उन्हें कहीं फ्लाइट पकड़नी थी। रास्ते में जीन मैरी ने अपने लोगों को इशारा किया और फिर शुरू हो गई अंधाधुंध फायरिंग। उन्होंने ऑटोमेटिक गन से प्रेसिडेंट की कार पर गोलियां बरसा दी। कुल मिलाकर 140 से ज्यादा गोलियां चलाई गईं, मगर उनकी किस्मत ऐसी थी कि एक भी गोली किसी को नहीं लगी। कार में बैठे प्रेसिडेंट और उनके सभी साथी बिल्कुल सुरक्षित बच गए। बाद में जब कार चेक की गई तो पता चला कि गोलियों ने कार को छलनी कर दिया था, लेकिन एक गोली टायर को लगी थी और बाकी सब खाली चली गई थीं। मगर इस घटना के बाद फ्रांस का प्रशासन हिल गया। अब हर नेता चाहता था कि इन दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। पुलिस और इंटेलिजेंस को मिलकर इस केस में 6 महीने लग गए, लेकिन आखिरकार उन्होंने जीन मरी और उसके साथियों को पकड़ ही लिया। अगली सुबह कोर्ट में जीन मरी ने माफी की गुहार लगाई, लेकिन उसकी याचिका खारिज कर दी गई। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने उसे मौत की सजा सुना दी और 11 मार्च 1963 को पुलिस ने उसे फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करके गोली मार दी। वो आखिरी शख्स बना जिसे फ्रांस में सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई। अब सीन बदलता है और हमें OAS के कर्नल मार्क, मैनेजर कैसन और ट्रेजरर मॉन्टक्लेयर दिखते हैं। ये तीनों ऑस्ट्रिया के किसी दूर दराज इलाके में छिपकर बैठे थे। तीनों बहुत परेशान थे, क्योंकि इतनी प्लानिंग के बाद भी वो नाकामयाब रहे थे। अब ये तीनों चाहकर भी अपने देश वापस नहीं जा सकते थे। जैसे ही उन्होंने फ्रांस में कदम रखा, उन्हें पहचान लिया जाएगा और गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कर्नल मार्क समझ गया था कि अब वो खुद प्रेसिडेंट को नहीं मार सकता, ना ही उसका कोई देशवासी ये कर सकता था, क्योंकि अथॉरिटीज के पास हर एक शख्स की जानकारी थी। तभी मार्क के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपने दोस्तों से कहा, हमें इस काम के लिए किसी बाहरी आदमी को रखना होगा, कोई ऐसा जिसे फ्रांस की पुलिस नहीं जानती, कोई ऐसा जिसका कोई रिकॉर्ड ना हो। 3 महीने की खोज के बाद उन्हें एक ऐसा आदमी मिल ही गया। अंडरवर्ल्ड में उसका नाम था द जैकल। उसका असली नाम कोई नहीं जानता था। उसने अब तक जितने भी काम किए थे सब सफल रहे थे, एक भी फेल नहीं हुआ था। OAS के तीनों हेड्स ने उसे वियना बुलाया। वियना में उसकी मुलाकात तीनों से हुई। जैकल अपने काम में बहुत माहिर था। उसने सबसे पहले तीनों से कहा, मैंने तुम्हारी फाइल पढ़ ली है, मुझे सब पता है। फिर उसने अपनी शर्त रखी, $5 लाख, इतने में ही काम होगा। तीनों ने एक दूसरे को देखा। इतने पैसे उनके पास नहीं थे, लेकिन उन्होंने हामी भर दी। दी जैकल ने आगे कहा, और हां, ये बात पूरी तरह सीक्रेट रहेगी। मेरे अलावा कोई नहीं जानेगा कि मैं कहां हूं और क्या कर रहा हूं। इतना कहकर वो वहां से निकल गया। इसके बाद जैकल ने सबसे पहले अपने टारगेट के बारे में पढ़ना शुरू किया। चार्ल्स डी गॉल की हर छोटी से छोटी आदत, उनका रूटीन, उनकी सिक्योरिटी, सब कुछ। उसने 2 फर्जी पासपोर्ट बनवाए और पेरिस के लिए निकल गया। पेरिस पहुंचते ही वो सबसे पहले प्रेसिडेंट के ऑफिस और घर के आसपास घूमने लगा। वो ऐसी जगह ढूंढ रहा था जहां से वो प्रेसिडेंट पर आसानी से निशाना लगा सके। कुछ दिनों बाद उसे एक परफेक्ट जगह मिल गई, एक बिल्डिंग जहां से कुछ ही दिनों में प्रेसिडेंट भाषण देने वाले थे। जगह फाइनल करने के बाद उसने बेल्जियम के 2 लोगों को फोन किया। एक था हथियार बनाने वाला और दूसरा था फर्जी कागजात बनाने वाला। वो हथियार बनाने वाले के पास गया और उसे अपनी जरूरतों के बारे में बताया। उसे एक ऐसी राइफल चाहिए थी जो अलग अलग हिस्सों में बंट जाए, जैसे कोई भी एक हिस्सा देखकर कोई ये ना बता सके कि ये बंदूक का हिस्सा है। दूसरे आदमी ने उसके लिए फ्रेंच पेपरवर्क तैयार करना शुरू कर दिया। इधर OAS के लोग पैसे का इंतजाम कर रहे थे। $5 लाख कोई छोटी रकम नहीं थी। उनके पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने बैंक लूटने का प्लान बनाया। एक दिन उन्होंने पैसों से भरी बैंक वैन को निशाना बनाया, मगर लूट के दौरान ही पुलिस वहां आ गई और मुठभेड़ शुरू हो गई। OAS के ज्यादातर लोग भागने में कामयाब रहे, लेकिन उनका एक आदमी पकड़ा गया। पुलिस ने उसे टॉर्चर किया और उसने मार्क का नाम बता दिया। अब फ्रेंच इंटेलिजेंस को पता चल गया था कि OAS कुछ बड़ा प्लान कर रहा है।
वहीं दूसरी तरफ एड जैकल अपनी तैयारियों में लगा हुआ था। 2 हफ्ते बाद उसे उसकी मांग के मुताबिक बनी गन मिल गई। उसने गन को असेंबल किया और टेस्ट फायरिंग की। वो रिजल्ट देखकर खुश था। ये गन उसकी उम्मीद से कहीं बेहतर थी। अब वो पूरी तरह तैयार था। इधर फ्रेंच इंटेलिजेंस की टीम मार्क और उसके साथियों को ढूंढने में लगी हुई थी। उन्हें पता चला कि मार्क और उसके लोग ऑस्ट्रिया के एक रिमोट इलाके में छिपे हैं, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। उस बिल्डिंग के चारों तरफ मार्क के गार्ड तैनात थे। तभी उन्हें पता चला कि वोलेंस्की नाम का एक आदमी मार्क के लिए मैसेज एक्सचेंज करता है। एक दिन मौका देखकर इंटेलिजेंस के लोगों ने वोलेंस्की को पकड़ लिया और सीधा फ्रांस ले आए। फ्रांस में उसे बहुत टॉर्चर किया गया, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। जब टॉर्चर और बढ़ा दिया गया तो उसने बता दिया कि OAS ने प्रेसिडेंट को मारने के लिए एक बाहरी किलर को हायर किया है। उसका नाम द जैकल है। ये नाम सुनते ही पूरा डिपार्टमेंट हिल गया। कौन है ये द जैकल? कहां है? कैसा दिखता है? किसी को कुछ नहीं पता था। इंटीरियर मिनिस्टर ने तुरंत एक मीटिंग बुलाई। सभी मिनिस्टर्स और सीनियर पुलिस ऑफिसर्स मौजूद थे। मिनिस्टर ने सबसे कहा, हमें इस दी जैकल को हर हाल में पकड़ना है। ये हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। तभी कमिश्नर ने एक नाम सुझाया। एक आदमी है जो ये काम कर सकता है, लेबेल। वो रिटायर्ड है, लेकिन ऐसी इन्वेस्टिगेशंस में उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसके बाद लेबेल को बुलाया गया। मिनिस्टर ने उससे कहा, लेबेल, तुम्हें जैकल को ढूंढना है। इसके लिए तुम्हें पूरी छूट है। जो चाहो करो, कोई तुमसे सवाल नहीं करेगा। लेबेल ने अपनी पुरानी टीम को इकट्ठा किया। वो सिर्फ उन्हीं लोगों पर भरोसा करता था जिनके साथ उसने पहले काम किया था। उसने सबसे पहले हर उस शख्स का पासपोर्ट चेक करना शुरू किया जो हाल ही में देश में आया था। उसे एक नाम मिला, पॉल। लेकिन जांच करने पर पता चला कि असली पॉल की 2 साल की उम्र में ही मौत हो गई थी, यानी कोई और उसकी आइडेंटिटी यूज कर रहा था। इधर डी जैकल अपनी प्लानिंग में लगा था। वो बेल्जियम वाले आदमी से मिला जो उसके लिए पेपर वर्क कर रहा था, लेकिन उस आदमी को लालच आ गया। उसने डच जैकल से और पैसे मांगे। जैकल को एहसास हो गया कि ये आदमी खतरनाक हो सकता है। अगर ये पुलिस के पास चला गया तो सब खत्म हो जाएगा। उसने उस आदमी को मार दिया। मार्क को यह खबर मिली। उसने द जैकल को फोन किया और कहा, मिशन छोड़ दो, अब बहुत देर हो चुकी है, पुलिस तुम्हारे पीछे है। लेकिन जैकल ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, मैंने एक बार काम ले लिया तो उसे पूरा करके ही रहूंगा। इसके बाद जैकल एक होटल में रुका। उसने वहां बरॉन नाम की एक लड़की को पटाना शुरू कर दिया। उसने होटल में पॉल नाम से चेक इन किया था। जैसे ही उसने ये नाम दिया, होटल वालों ने पुलिस को सूचना दे दी। अगली सुबह पुलिस ने होटल पर रेड किया, लेकिन डी जैकल वहां नहीं था। उसने पूरी रात उस लड़की के साथ बिताई थी और सुबह होते ही वहां से निकल गया था। पुलिस ने बारोन से पूछताछ की, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। द जैकल गाड़ी लेकर भागने की कोशिश कर रहा था कि उसका एक्सीडेंट हो गया। वो समझ गया कि पुलिस जल्द ही यहां आएगी, इसलिए वो वापस बरॉन के पास चला गया। बरॉन ने उसे बताया कि पुलिस आई थी और उसके बारे में पूछ रही थी। जैकल को एहसास हो गया कि बरॉन अब खतरा बन सकती है, इसीलिए वो उसे भी मार देता है। अब जैकल ने अपना हुलिया बदला। उसने वही शक्ल बना ली जिस आदमी का पासपोर्ट उसने एयरपोर्ट से चुराया था। वो ट्रेन पकड़कर पेरिस के लिए निकल गया। इधर लेबेल को बारोन की लाश मिली। तलाशी के दौरान उसे डेनिस नाम का पता चला। लेबेल समझ गया कि जैकल अब इस नाम का इस्तेमाल कर रहा है। उसने तुरंत पूरे पेरिस में अलर्ट जारी कर दिया। हर होटल, हर लॉज, हर किराए के कमरे पर नजर रखने को कहा। लेकिन जैकल बहुत चालाक था। वो सीधा एक तुर्की बांट हाउस में गया और वहां एक आदमी से दोस्ती कर ली। उस आदमी ने उसे अपने घर में जगह दे दी। इधर लेबेल ने सभी मिनिस्टर्स की फोन कॉल टैप करना शुरू कर दिया था। उसे पता चला कि मॉन्टक्लेयर नाम के मिनिस्टर के घर में डैनी नाम की एक लड़की रहती है। वो OAS के लोगों तक सारी जानकारी पहुंचा रही थी। यही वजह थी कि वो जैकल को पकड़ नहीं पा रहे थे। लेबेल ने ये बात मॉन्टक्लेयर को बताई। मॉन्टक्लेयर को इतना गुस्सा आया कि उसने डैनी को गोली मार दी और फिर खुद को भी गोली मार ली। अब लेबेल के पास एक ही मौका था। उसे पता था कि प्रेसिडेंट चार्ल्स डी गॉल लिबरेशन डे पर जरूर भाषण देंगे। वही सबसे अच्छा मौका होगा जैकल के लिए। लेबेल ने पूरे इलाके की सिक्योरिटी बढ़ा दी। हर जगह पुलिस तैनात कर दी। हर आदमी की आईडी चेक करने का ऑर्डर दे दिया। लिबरेशन डे आ ही गया। जैकल ने उस आदमी को भी मार दिया जिसके यहां वो रुका था, ताकि कोई सबूत ना बचे। फिर उसने एक लंगड़े बुजुर्ग फौजी का भेष बना लिया। वो गार्ड के पास गया। गार्ड ने आईडी मांगी। जैकल ने एक नाम बताया और कहा, मैं यहीं का रहने वाला हूं। गार्ड ने उसे अंदर जाने दिया। इसके बाद जैकल एक इमारत की तीसरी मंजिल पर पहुंचा। वहां से प्रेसिडेंट की कार साफ दिख रही थी। उसने अपनी गन निकाली, असेंबल की और निशाना साधा। इधर लेबेल नीचे खड़ा था। उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। वो एक एक गार्ड से पूछ रहा था। तभी एक गार्ड ने कहा, सर, अभी एक लंगड़ा बुजुर्ग अंदर गया है उस इमारत में। लेबेल की तो सांस ही रुक गई। वो समझ गया कि वो जैकल है। वो तुरंत उस इमारत की तरफ भागा। जैसे ही जैकल ने ट्रिगर दबाया, उसी वक्त प्रेसिडेंट चार्ल्स डी गॉल एक फ्रीडम फाइटर को अवार्ड देने के लिए नीचे झुके।
गोली उनके सिर के ऊपर से निकल गई। जैकल ने दूसरी गोली लोड करनी शुरू की। तभी लेबेल और एक पुलिस वाला वहां आ गए। जैकल ने पहले उस पुलिस वाले को गोली मारी, फिर लेबेल पर निशाना साधा, लेकिन लेबेल ने मौका देखकर गिरे हुए पुलिस वाले की ऑटोमेटिक गन उठा ली और जैकल पर फायर कर दिया। गोलियां जैकल के सीने में लगीं, वो नीचे गिर गया। बाद में जब उसकी पहचान करने की कोशिश की गई तो पता चला कि वो कोई अंग्रेज नहीं बल्कि फ्रेंच था। उसे पेरिस के किसी गुमनाम कब्रिस्तान में दफना दिया गया। ना कोई नाम, ना कोई पत्थर, ना कोई याद, बस एक गुमनाम कब्र। और इस तरह जैकल की कहानी खत्म होती है, जो लगभग फ्रांस के प्रेसिडेंट को मारने वाला था, लेकिन एक छोटी सी चूक उसकी जान ले गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।